नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कटारिया फायर एकेडमी में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम राजस्थान फायर सर्विस की तैयारी करेंगे अभी स्टार्ट, तो आज ये पहली वीडियो है। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो डाली हुई हैं, आप चैनल पे सर्च कर सकते हैं। तो जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन उसकी फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। हम क्या करते हैं, हमें ये पता है कि एलपीएम होता क्या है, लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि उसकी फुल फॉर्म क्या है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पीएसआई एक ऐसा शब्द है जो लगभग सभी को पता है, लेकिन अगर हम इसकी फुल फॉर्म पूछें तो कोई पॉइंट पाउंड स्क्वायर इंच बताता है, तो कोई पर स्क्वायर इंच बोलता है। तो इसमें हमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, तो ये सभी चीज़ें हम आज क्लियर करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आरपीएम। आरपीएम राउंड पर मिनट होता है। ये किसी मोटर या पंप के चलने की गति को बताता है कि वो कितने स्पीड से चल रहा है। उसके बाद आता है TWA। TWA का फुल फॉर्म होता है टाइम वेट एवरेज एक्सपोजर लिमिट फॉर 8 आवर्स। ये कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे हमें काम करना होता है और वहाँ पे हमें सांस लेने में तकलीफ है, या वहाँ पे कोई जहरीली गैस या कोई जहरीला केमिकल वहाँ पे लीकेज हुआ है और हमें वहाँ पे काम भी करना है, तो वहाँ पे इस शब्द का प्रयोग होता है। उसके बाद आता है MW मोलिकुलर वेट। ये किसी भी केमिकल या गैस का, लिक्विड का हो सकता है और होता भी है। उसके बाद आता है MEC मिनिमम एक्सपेंसिव कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट इन एयर। ये एयर में डस्ट के कंसंट्रेशन को बताता है कि कितना परसेंट उसमें डस्ट है। उसके बाद आता है FLP फ्लैश पॉइंट। ये शॉर्ट फॉर्म है और ये इसका फुल फॉर्म है। फ्लैश पॉइंट किसी भी फ्लेमेबल या कंबस्टेबल मटेरियल का होता है। वो ठोस, तरल और गैस तीनों में हो सकता है। उसके बाद आता है BP बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग के पॉइंट क्या होता है, किसी भी लिक्विड के बॉइल होने पर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बताया जाता है उसके पीछे कि वो कितना होता है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है किसी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मान के चलें कि 100 होता है, 100 पे वो बॉयल करके वाष्प में वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मानेंगे हम। उसके बाद आता है NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी डिजास्टर टीम, जो हमारा फायर सर्विस है, वो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस में कंसीडर होता है, जो कि NDMA के अंडर आता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। कहीं पे बाढ़ आ जाना, भूकंप आना, आग लग जाना, सूखा पड़ना, तो वहाँ पे ये टीम काम करती है। और ये बहुत ही अहम चीज़ है, जो कि फायर सर्विस या किसी भी इमरजेंसी सर्विस में जो काम कर रहा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके बारे में आप जरूर पढ़ें। उसके बाद आता है AC अल्टरनेटिव करंट। ये विद्युत के करंट को बताता है, वो उसमें AC है या DC है। उसके बाद आता है DC डायरेक्ट करंट। ये डायरेक्ट करंट को बताता है, जो कि इलेक्ट्रिकल के स्टोरेज में होता है। जैसे हम बैटरी की बात करें, बैटरी में इलेक्ट्रिकल करंट स्टोर करते हैं, वो डायरेक्ट करंट होता है। उसके बाद आता है LPM लीटर पर मिनट। जब कोई भी मोटर या पंप आउटपुट दे रहा होता है या इनपुट ले रहा होता है, तो लीटर पर मिनट में कितना इनपुट ले रहा और कितना आउटपुट ले रहा, उस पोजीशन में, या हमारी शॉर्ट ब्रांच या हमारा डिलीवरी होज वो कितना लीटर पर मिनट डिस्चार्ज कर रहा है, वहाँ पे इस इकाई का प्रयोग करते हैं, लीटर पर मिनट में। ये आपके घर में कोई भी मोटर पंप वगैरह को भी आप इसे माप सकते हो। उसके बाद आता है MVWS मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम। ये एक फिक्स फायर
इंस्टॉलेशंस है जिसको जो स्प्रिंकलर सिस्टम की तरह ही होता है, लेकिन ये इसमें स्प्रिंकलर की तरह क्यूबीडी नहीं होता है। उसके बाद आता है हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम, HVWS, हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम। ये भी फिक्स पैर इंस्टॉलेशंस है, सेम इसी की तरह वर्क करता है। फर्क है इसकी नोजल बेस डिफरेंट होता है, बाकी सेम होता है। उसके बाद आता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस। हम जहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, लेबर वर्क ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में हर किसी को पता होता है। उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, हम जो काम करते हैं तो लेबर ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी किसी भी प्रकार की शिकायत या सजेशन को पुट कर सकते हैं। उसके बाद आता है CPR, कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन। ये क्या होता है? फर्स्ट एड के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। CPR एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप चाहे नगर निगम में काम कर रहे हैं, चाहे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी संस्था में काम कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट एड के बारे में पता होना जरूरी होता है। तो CPR की फुल फॉर्म होती है कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन। उसके बाद आता है PED, प्रेशर इक्विपमेंट डायरेक्टिव। उसके बाद आता है MSHA, ये होता है, ये मैंने माइन लिखा है, MINE, माइन सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या होता है? जहाँ पे खदान होती, कोयला या कोई भी क्रूड ऑयल की खदानें होती, वहाँ पे जो सेफ्टी ऑर्गेनाइज करता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, वो इसके रूल को फॉलो करता है। उसके बाद आता है स्कूबा, इसको शॉर्ट फॉर्म में स्कूबा बोलते हैं, SCUBA। आपने ब्रीथिंग एपरेटस के बारे में सुना होगा, सेल्फ कंटेंट के बारे में, तो ये उसी का पार्ट है, सेल्फ कंटेंट अंडर वाटर ब्रीथिंग एपरेटस। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये अंडर वाटर, यहाँ पे देखिए अंडर वाटर लिखा हुआ है। इसका प्रयोग जो गोताखोर होते हैं समुद्र या किसी तालाब में या किसी सीवर में रेस्क्यू करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसको स्कूबा बोलते हैं, ना कि स्काबा। स्कूबा और स्काबा में डिफरेंट होता है। जो स्काबा होता है उसको हम फायर फाइटिंग या किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे स्पोकेशन हो रही है वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। कंफाइंड स्पेस में उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे पानी का स्टोरेज होता है वहाँ पे स्कूबा का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज स्काबा प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है APR, एयर प्यूरिफाई रेसिस्पिरेटर। स्काबा के अलावा भी कार्ट्रिज टाइप प्यूरिफायर हमारे पास रेसिपिरेटर सिस्टम होते हैं, वहाँ पे इसका ये शब्द वहाँ पे प्रयोग होता है। उसके बाद आता है KPA, किलो पास्कल। ये जैसे हम प्रेशर को kg/cm सेंटीमीटर में मापते हैं, उसी का एक मात्रक है KPA। इसका मात्रक थोड़ा चेंज होता है, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको PSI, पाउंड स्क्वायर इंच, पहले ये बता रहे, ये वाला पाउंड स्क्वायर इंच, उसी तरह KPA होता है। ये जैसे किलोलीटर किलोग्राम में डिफरेंट होता है, सेम इसमें डिफरेंट होता है। ये PSI है, पाउंड स्क्वायर इंच। यहाँ पे मैंने इसका फुल फॉर्म लिखा है PSI, पाउंड स्क्वायर इंच। PSI और kg और बार, ये तीन इकाई ऐसी है आपको बार बार, और जब तक आप फायर सर्विस में काम कर रहे हैं आपको हर कदम पे यूज़ करने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लें। उसके बाद आता है LEL, लोअर फ्लेमेबल लिमिट या लोअर एक्सप्लोजर लिमिट भी बोल देते हैं कुछ लोग, लेकिन ये लोअर फ्लेमेबल लिमिट होता है किसी भी पदार्थ का कम से कम वहाँ पे फ्लेमेबल मिक्सचर छोड़ना, ऐसी लिमिट जहाँ पे आग लग सके, उसको LEL बोलते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं एक UEL होता है, UEL, इसमें होता है अपर एक्सप्लोजिव लिमिट या अपर फ्लेमेबल लिमिट। ये कुछ लोग यहाँ पे F लगा देते हैं, LFL, लेकिन LF नहीं होता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ इधर, ये लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट होती है। ये मैंने यहाँ पे
खाली बताने के लिए लिखा है, यहाँ पे एक्सप्लोजिव लिमिट आएगी, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, यूएल अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा था क्योंकि मैंने 20 का एक आंकड़ा बनाया है। अभी सेकंड पार्ट में अगले 20 फुल फॉर्म बताऊंगा, जो कि आपको आपके एग्जाम में भी हेल्प करेंगी और आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी। तो आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ दूसरों को भी शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।